इस लोकतंत्र के सबसे बड़े राष्ट्र में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। हमारे इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में राजपूतों को मैं निरंतर, खास तौर पे मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश में, ये तो नहीं कह सकता कि हमको कहीं पे समायोजित किया जाता है, क्योंकि हमारे मुखिया ही उत्तर प्रदेश के राजपूत हैं। तो इसलिए मैं ये जरूर कहूँगा कि हम आदरणीय चाचा चंद्रभूषण शुक्ला जी के मार्गदर्शन को हमने दिमाग में रखा अपने। मैंने सोचा इस पे, मैंने विचार किया कि चाचा कहते हैं कि आखिर हम तो निरंतर सिर्फ वोट देने के लिए बने क्या? कौन ऐसा राजपूत है मुझे बता दे जो 10 लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ सकता है। मैं अपने वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरे वर्गों की बात कर रहा हूं। अगर राजपूत यहाँ पे 5000 है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं अगर वो ठान लेगा तो 50,000 पे भारी पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मेरे ग्राम पंचायत ढकवा में मेरा कुल 6 वोट है मेरे वर्ग का। आप सभी के आशीर्वाद, आप सभी के सहयोग और कहीं हमारे चाचा चंद्रभूषण शुक्ला जी के अनुभव मार्गदर्शकों के कारण मैं सफलता अर्जित करने में, मैं इस बार भी ग्राम प्रधान हूं, पिछली बार भी मैं ग्राम प्रधान था। वोट 6 है। विपक्ष में माननीय नरेंद्र वर्मा जब मिनिस्टर थे तब भी वोट मांगने आए थे मेरे विरुद्ध। विषय ये नहीं है आप लड़ोगे कैसे, आपकी रणनीति कैसी होगी। जिस समय जिस प्रकार की रणनीति की आवश्यकता हो उस प्रकार की रणनीति बनाइए, तभी आप सफलता पाओगे। जहां लड़ने की आवश्यकता नहीं है वहां पे तलवार उठाओगे तो थोड़ी सफलता मिलेगी, फिर तो मुकदमा मिलेगा। जहां पे कलम की आवश्यकता है वहां पे कलम का उपयोग करो। जैसे अभी हमारे बीच में आदरणीय गुरु जी बैठे हुए हैं जिन्हें अध्यात्म से बहुत ज्ञान है। रावण और राम दो एक ऐसे किरदार हैं हमारे सनातन में जिनमें एक के बगैर दूसरे का कोई वजूद ही नहीं है। अगर रावण नहीं होते तो आज राम भगवान नहीं होते। राम राजा हो सकते थे, ईश्वर तुल्य नहीं हो सकते थे। भगवान राम ने कहा था जब रावण धराशायी धरा पे पड़े थे, चित्त पड़े थे, तो सांसें चल रही थी, भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा ये दुनिया संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे बड़ा विद्वान आज आपके पास है, इस विद्वान से आप शिक्षा ग्रहण कर लो। ऐसा विद्वान जिसने काल को भी अपनी पार्टी में बांध रखा हो, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को जीत रखा हो, जहां पवन झाड़ू लगा रहा हो, जहां कुबेर स्वयं पूछने जा रहे हो कि क्या कितना चाहिए, यहां तो लोग मांगने जा रहे तो भी नहीं मिल रहा है। तो रावण के जो अच्छाइयां थी वो रावण के भी ले लीजिए, जो अच्छाइयां थी राम में सारी अच्छाइयां थी, राम की सारी अच्छाइयां ग्रहण कर लो। किंतु महाविद्वान महाप्रकांड विद्वान पंडित रावण से जो उनकी अच्छाइयां थी, आज आप शिव तांडव पढ़ते हो, शिव तांडव किसने रचा था? तो हम शिव तांडव जब रावण से ग्रहण करते हैं तो रावण की और अच्छाइयां भी ग्रहण करनी चाहिए। हमें उनकी बुराइयों की जरूरत नहीं है, हमें अच्छाइयां चाहे जिस वर्ग की हो उनको ग्रहण करना है। और जहां तक राजपूत की बात आती है तो ऐसा नहीं, राजपूत इतिहास पढ़िएगा, जिन लोगों ने पढ़ा होगा मध्यकालीन इतिहास पूरा राजपूतों के शौर्य से भरा पड़ा है, राजपूतों की वीरता से भरा पड़ा है। जिन महाराणा प्रताप के नाम पर जिसको अकबर महान बताया जा रहा है, वो लुटेरा कभी सामने लड़ने नहीं आया। उस अकबर का सेनापति बहलोल खान, जिसको घोड़े समेत एक ही बार में महाराणा प्रताप ने जीत,
हम उस राजपूत वर्ग से हैं, हम उस क्षत्रिय वर्ग से हैं, किंतु अब उस क्षत्रित्व को बचाए रखने के लिए जो आवश्यक है वो जरूरी है। आप क्या क्षत्रित्व को बचा रहे हो? ठेले पे खड़े होकर शराब पियोगे, क्षत्रित्व बचाओगे? कैसे बचाओगे भाई, मुझे बताओ। सबसे पहले अर्थव्यवस्थाएं मजबूत करो। अर्थव्यवस्थाओं के बगैर आप राज्य स्थापित नहीं कर सकते हो। महाराणा प्रताप के पास अर्थव्यवस्थाएं कमजोर हो गई, कुछ दिन के लिए मैदान खाली किया गया, बोले मैदान में अभी उतरने की स्थिति नहीं है। उनके यहाँ के बहुत बड़े व्यापारी भामाशाह ने इस तरह की सूचना पाई और उन्होंने महाराणा प्रताप से संपर्क किया, अर्थव्यवस्थाएं समर्पित की। आज उन्हें एक दानवीरों की जब श्रेणी आती है तो उसमें भामाशाह को बहुत बड़ा दानी कहा जाता है। वो कहा नहीं जाता, वो दानी थे जिन्होंने अपने दान के दम पे महाराणा प्रताप की सेना को पुनर्स्थापित कर दिया। वो इतना दान दिया कि अगर महाराणा प्रताप अपनी पुरानी सेना जितनी उनके पास थी उतनी ही सेना को 40 महीने निरंतर लड़ने के लिए टोटल आयुध, टोटल रसद अगर आवश्यकता पड़ती थी तो उतना धन दिया था भामाशाह ने। तब जाकर हमने अपने शौर्य को बचाया है। यहाँ पे उस मुहिम को रोका नहीं जाएगा, उस मुहिम को कुचल दिया जाएगा। तो आप सभी लोग जितने भी मेरे राजपूत भाई यहाँ उपस्थित हुए हैं, जितने बड़े हैं उनके चरणों में मेरा कोटि प्रणाम है, जितने छोटे हैं उनके लिए मेरा स्नेह तो ही है। स्नेह के साथ साथ मैं चाहता हूं कि आप महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व का अनुसरण करिए, आप पृथ्वीराज चौहान के व्यक्तित्व का अनुसरण करिए, आप रावल रतन सिंह के व्यक्तित्व का अनुसरण करिए, आप बप्पा रावल के व्यक्तित्व का अनुसरण करिए, आप महाराज पोरस के व्यक्तित्व का अनुसरण करिए। साथ ही नहीं, एक ब्राह्मण महाराज था, आपको याद होगा, मैं आपको बताऊंगा। एक ब्राह्मण राजा महाराष्ट्र में पेशवा बाजीराव 40 वर्ष 42 वर्ष की आयु में 46 युद्ध लड़े उस महाराज ने और 46 के 46 विजयी हुए। कॉमन बात नहीं है, हम उस परंपरा के हैं जहां अंतिम सांस तक लड़ा जाता है। मैंने 2 शब्द अभी बताए थे, और सिर्फ इसलिए लड़ा जाता है कि विजय अथवा वीर गति, उससे पहले लौटा नहीं जाता है। तो इस मामले में मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस करणी सेना के मंच से आदरणीय जिला अध्यक्ष मनोज सिंह भैया के साथ, आदरणीय पप्पू सिंह के साथ, आदरणीय चाचा चंद्रभूषण सिंह के साथ, आदरणीय के सिंह जी के साथ, आदरणीय प्रदीप सिंह जी के साथ, हमारे डॉक्टर प्रतीक भैया के साथ, हमारे सभी मार्गदर्शक में अश्वनी सिंह जी बैठे हुए हैं उनके साथ, हमारे बीच में सभी जितने भी हमारे उत्तम दादा बैठे, शरद भैया बैठे, सीबी सिंह बैठे, हमारा छोटा भाई विनीत सिंह बैठा है, अभी आपको अपने उद्गारों से अवगत करा रहा था। हमारी आवाज में जितना दम होना चाहिए, हमारे अंदाज में उससे ज्यादा दम होना चाहिए। हम संकल्पित होकर जाएं कि क्षत्रिय समाज के लिए ही नहीं, अभी बात हो रही थी कि क्षत्रिय वर्ग एक क्षत्रिय है और ये 36 वर्गों के लिए, 36 बिरादरियों की लड़ाई लड़ेगा। क्षत्रिय समाज ये आज आप लड़ रहे हो, आज तमाम सारे लोग लड़ रहे हैं, आज आपसे भी लोग लड़ रहे हैं, किंतु आपने सबकी लड़ाई तो सिर्फ आपने ही लड़ी है। आप मुझे बताओ 1205 से 1626 तक मुझे एक वो नाम बता दीजिए जो आज हमसे लड़ रहे हैं। उनसे पूछिए भैया तब तुम कहां थे जब मुगल यहां लड़ रहे थे। आज हमारी जो जनसंख्यात्मक आंकड़े हैं हमारे 5% हैं संपूर्ण देश में। पूरे भारत में हमारे जो जनसंख्यात्मक आंकड़े हैं, जो हमारी पॉपुलेशन है वो 5% है। 5% भाई कैसे हुई? हम भी अगर घर के आखिरी वाले कमरे में, हमारे पूर्वज अगर घर के आखिरी कमरे में होते तो हमारी आबादी 5% थोड़ी होती। हमारी आबादी 5% घर में बैठ के नहीं हुई है,
मैदानों में हम लोगों ने, हमारी छत्राणी माओं ने, हमारी बहनों ने अपने सिंदूर पोंछ दिए। जो कल ब्याह कर हमारी बहन आई थी, अगर रण क्षेत्र सज गया तो उसने अपना महावर नहीं छूटा, सिंदूर पोंछ दिया, तलवार थमा दी। हम उस वर्ग के हैं। हमें अपने उन माओं का, जिन्होंने एक साथ जौहर किया था, मेवाड़ का वो दुर्ग याद होगा आप लोग को। हमारी मां पद्मावती ने एक साथ हजारों छत्राणियों के साथ, जहां ताजे रक्त की गंध मैदान से आ रही थी, तो जलते हुए छत्राणी शरीरों की गंध उस किले से निकल रही थी। हम उस वर्ग के हैं। हम समर्पण के लिए नहीं हैं, हम समर्पण करा देने के लिए थे। इतना अपने आप को सशक्त कर लो कि आपको किसी की चौखट पर अगर मत्था टेकना पड़े तो महाकालेश्वर की चौखट हो, भगवान श्री राम की चौखट हो, मथुरा में कन्हैया का चौखट हो, और अगर उसके बाद आवश्यकता पड़ती है तो मार्गदर्शन के लिए विश्वामित्र के रूप में हमारे किसी ब्रह्मदेव की चौखट हो, हमारे किसी ब्राह्मण की चौखट हो। उसके अतिरिक्त अगर अपने स्वार्थों के लिए आप इतना झुक जाओगे कि सामने वाले को लगने लग जाएगी कि आपकी कमर टूट गई है, तो आप ये ना सोचिएगा कि आप कभी उठोगे, आप उठ नहीं पाओगे। किसी के कदमों में गिरने वाला कभी उठ नहीं पाता है। अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपने स्वार्थों के लिए अगर अपने इतिहास को आपने बलिदान किया, जिसका कोई इतिहास नहीं है ना, उसका कोई भविष्य भी नहीं। इतिहास कलम से नहीं लिखे जाते, कलम से तो इतिहास लिखाए जाते हैं, इतिहास तलवारों से। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, इतिहास सिर्फ तलवारों से लिखे जाते हैं। क्या आज बताइए मुझे, मोदी जी का कलम से इतिहास लिख रहे हैं? मुझे बताओ। हमारे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल लड़ा था, क्या वो कलम से लड़ा गया था? हमारे देश के पूर्व यशस्वी प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कारगिल लड़ा है, क्या कलम से लड़ा गया? इतिहास हमेशा तलवारों से लिखे जाते हैं। तलवार का दौर था तब तलवारों से लिखे गए, अब तो तोप और मिसाइलों का दौर है, अब तो परमाणु का दौर है, तो एटमी जंग है। अब एटमी जंग का मतलब है आपको इकोनॉमी आपकी नहीं है तो एटमी जंग कैसे आप लड़ोगे? आपको तो इकोनॉमी बढ़ानी पड़ेगी। तो अभी हमारे बीच में हमारे तमाम बड़े आप सभी को संबोधित करते हुए एक चीज बता रहे थे, सबसे पहले आप व्यसनों को त्याग दो। नशे के लिए आप सबसे पहले, हम बता रहे हैं आपको, सीतापुर जनपद पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शराब खरीदने वाला जनपद है। ये रिकॉर्ड आप देख लो, उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी रिकॉर्ड निकालो, आप देख लो। शराब के मामले में सीतापुर जनपद उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शराब खरीदने वाला जनपद है। देवताओं सोमरस तुम्हारे लिए हो सकता है छोटे भाई, लेकिन इस सोमरस को छोड़ दीजिए। ये आप मुझे बताइए, समंदर मंथन में ये सोमरस निकला था, देवताओं ने क्या अपने लोगों को क्यों नहीं बांटा, तो दैत्यों को बांट दिया था। आप क्यों ले रहे हो उसको? सोमरस को त्यागिए, तो सोमरस को त्यागिए, सोमरस की जरूरत नहीं है आपको। रस की जरूरत हो भले, और रस पी लीजिए। गन्ना आप बहुत हो रहे हो, गन्ने का रस पियो, संतरे का रस पियो, सेब का रस पियो, अनार का रस पियो, सोमरस क्यों पी रहे हो भाई? मैं इनसे एक बार आप एक ही बात कहूंगा, मेरे सभी राजनीतिक भाइयों से, जितने बड़े हैं उनको सबको प्रणाम, छोटों को सुने। उसके साथ में कहता हूँ, संकल्पबद्ध होकर जाइए करणी सेना के इस मंच पर। आप संकल्पित हो जाइए, आप संकल्प ले लीजिए कि भविष्य में हम व्यसनों का शिकार नहीं होंगे, हम किसी की चौखट पर झुकेंगे नहीं। हम अपने आप को महाराणा प्रताप, हम अपने आप को पृथ्वीराज चौहान, बप्पा रावल और रावल रतन सिंह बनाने के लिए पैदा हुए हैं। हम अपने आप को मान सिंह, अर्जुन गौड़ और जयचंद बनाने के लिए नहीं पैदा हुए। तो इसलिए आप सभी लोग संकल्पित होइए कि हम सभी लोग करणी सेना की इस
जो हमारा करणी सेना परिवार है, इस परिवार के साथ संकल्पबद्ध होकर करणी सेना की एक आवाज पर जहां आवश्यकता पड़ेगी हमारे एक एक क्षत्रिय भाई के लिए, मेरा नंबर नोट कर लो, मेरे भाई छोटे भाई सर्वेंद्र विक्रम सिंह बैठे, उनका भी नंबर नोट कर लो। 24 में 24 घंटे रात में जितने बजे मर्जी आएगी फोन लगा कर देख लीजिएगा, फोन नहीं लगेगा उसी दिन रिजाइन कर दीजिए। भूमि का मैदान तो समझो रण में है चौहान, राजपूत वो है। राजपूत जब मैदान में उतरता है तो वीरता शब्दों में परिभाषित नहीं होती है, उसके दो शब्द होते हैं, विजय या वीर गति, तीसरा कोई शब्द नहीं। जब मैदान में उतरो तो विजय अथवा वीर गति, समाप्त कर दो या समाप्त हो जाओ, इससे पहले कोई समझौता नहीं। अभी हमारे बीच में हमारे दादा सीबी सिंह बैठे हुए हैं, मैंने देखा है कि इनके साथ कुछ व्यापारियों के व्यापारिक समझौते हुए होंगे, सभी के संज्ञान में आए हैं। वो व्यापारिक समझौते जो कभी कागजों में नहीं किए जाते, लोग आप सोचते हो कि हवाले का पैसा कैसे जाता है, नहीं जानते हो। मैंने कहा ना, हवाले का पैसा कैसे जाता है। आप यहाँ बैठे हो, आपका व्यक्ति बैंकॉक में बैठा है, उनका एक आदमी यहाँ बैठा है, आपने यहाँ पैसा दे दिया, आपके आदमी को वहाँ बैंकॉक में मिल गया, कितना % कटना है वो तो बीच में तय है, वो थोड़ी खोला जाता है। तो इसी प्रकार से गुड्डू जैन ने भी अपने हवाले के पैसे को बैंकॉक में लगाए, कोई बात नहीं है, किंतु सीबी सिंह के जो खून पसीने की कमाई है, जो भट्टे में लगी हुई थी, चिरंजीव सिंह जो भट्टा चला रहे थे, चिरंजीव सिंह के जो साथी और थे उसमें पार्टनर थे, उनके साथ जो भट्टा चल रहा था, उस भट्टे में 50 लाख ईंट अभी लगा था, और उस 50 लाख ईंट को उठाकर वहां से बेच लिया। बताया अभी बीच में एक मामला हुआ था, 50 लाख का ईंट, 50 लाख का ईंट जो था वो वहां लगा हुआ था, 7 लाख ईंट, और उसको वहां से उठाकर अलग शिफ्ट किया गया। बीच में एक बात आई तो बोले 12-13 लाख रुपया मेरा पुलिस में खर्च हो गया। अरे जब चोर नहीं था तो पुलिस में कैसे खर्च हो गया? मेरी प्रॉपर्टी को मुझे बेचने के लिए क्या पुलिस को पैसे देने पड़ेंगे? इसका मतलब है आपने सीबी सिंह की प्रॉपर्टी बेची है। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी बेची होती तो आपको पुलिस को 12 लाख रुपए देने की कौन सी जरूरत है? इसको आप सभी लोग उठाइए, इसको प्रशासन के पटल तक पहुंचाइए, प्रशासन में ले चला जाएगा, ज्ञापन दिया जाएगा। नहीं, अगर ज्ञापन से प्रशासनिक कार्यवाही से नहीं काम चलता है तो आंदोलन किया जाएगा।